उस जमाने में इसलिए नहीं पढ़ा था, हमें जरा IAS 37 का आइडिया नहीं था, IAS 37 का और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का जरा हमें सही तरह से आइडिया नहीं था। तो कुछ पुरानी चीजें शायद बीच में आएंगी और एक दो बीच में शायद IAS 37 से रिलेटेड कंसोलिडेशन में चीजें आएंगी। इससे पहले कि मेरे ख्याल ये पेज पढ़े जरा, IAS 37 है कुछ इनमें प्रोविजंस डिस्कस हुई है, इसमें कंटीजेंट लायबिलिटीज डिस्कस हुई है, कंटीजेंट एसेट, फिर रीइंबर्समेंट वगैरह। प्रोविजन की एंट्री करते हैं अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए। नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो, रिलायबल एस्टीमेट बन जाए। ये तीनों काम हो जाए तो प्रोविजन की डबल एंट्री करते हैं। लेकिन प्रोविजन की डबल एंट्री के साथ साथ उसके डिस्क्लोजर्स भी देंगे। डिस्क्लोजर्स नेचर के साथ साथ वो एक लेजर बनाया था, ब्रॉट डाउन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन, पैसेज ऑफ टाइम, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो डिस्क्लोजर भी देंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी का सिर्फ डिस्क्लोजर ही देंगे अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट हो अनलेस आगे बढ़े। कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर ही देंगे अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिमोट हो, अनलेस आगे। अगर रिमोट ना हो तो डिस्क्लोजर देंगे, रिमोट हो तो फिर नहीं देंगे। चले अनलेस रहने देते हैं। कंटिजेंट एसेट का क्या करते हैं? कुछ करते हैं सर ना। अगर वर्चुअली सर्टेन है तो फिर तो वो कंटिजेंट ही नहीं रहेगा, रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर वो प्रोबेबल कंटिजेंट एसेट है तो डिस्क्लोजर होगा, और अगर पॉसिबल या रिमोट हो जाएगा फिर उसका कुछ नहीं। इन अदर वर्ड्स कंटिजेंट एसेट का भी डिस्क्लोजर ही हो सकता है अनलेस वो वर्चुअली सर्टेन हो जाए, फिर वो कंटिजेंट भी नहीं रहेगा और अकॉर्डिंगली फिर उसका रिसीवेबल बनता है। प्रोविजन रिकॉर्ड होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हो सकती है, कंटिजेंट एसेट भी डिस्क्लोज हो सकता है। बाकी जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं साथ साथ बताता हूँ। आई होप कि इतना तो जहन में आ ही जाएगा। पढ़ेंगे जरा कोर प्रिंसिपल, बल्कि इसके ऊपर एक हेडिंग है, एक्विजिशन डेट, अमाउंट्स ऑफ एसेट एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम्ड। पेरेंट सब्सिडी की तरफ जाना है सब कंसोलिडेशन। कौन किसके एसेट्स एक्वायर करता है और कौन किसकी लायबिलिटीज अज्यूम करता है? पेरेंट ही करता है। लायबिलिटी एक्वायर करता है, सॉरी एसेट एक्वायर करता है, लायबिलिटीज अज्यूम कर लेता है। उसको एक्वायर करना अच्छा नहीं लगा इंग्लिश में, अज्यूम करनी उसको। लेकिन शायद अज्यूम्ड का मतलब ये नहीं कि अज्यूम कर लेता है, वो उसकी हो जाती है। एसेट्स हासिल हो जाते हैं और लायबिलिटीज अज्यूम कर लेता है कौन किसकी? पेरेंट सब्सिडी की। तो ये तो एक हेडिंग हो गई। बेसिक प्रिंसिपल ये है, एन एक्वायरर मींस पेरेंट। एक्वायरर, एक्वायरी कौन होगा? सब्सिडी। एन एक्वायरर of the business must recognize assets acquired and liabilities assumed at their acquisition date fair values. सारे assets, सारी liabilities at the date of acquisition should be equal to their fair values. Assets भी liabilities भी, सारे assets। तो एग्जांपल दे सारे assets। मशीनरी प्लांट वगैरह तो है ही है, इन्वेंट्री भी रिवैल्यू होती है, वगैरह वगैरह भी वगैरह वगैरह, सारे एसेट सारी लायबिलिटीज। अगर हमें इंफॉर्मेशन हो तो भी अज्यूम कि कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू है, लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज शुड बी एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कंसोलिडेशन शुरू होगी। द एक्वायरी कौन आ गया? आइडेंटिफिएबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, subsidiaries identifiable assets and liabilities might include assets and liabilities not previously recognized in subsidiaries financial statements पे रुक जाए। The subsidiaries identifiable assets and liabilities might include assets and liabilities not previously recognized in subsidiaries financial statements। मेरी तरफ देखें, एक एग्जांपल आपको पहले पता, एक अभी आ रही है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड का भी वर्ड सुना आपने? सब्सिडी ने अगर कोई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड बनाया हुआ है
तो वो IAS 38 के मुताबिक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट ब्रांड? ऑलवेज जीरो। क्यों? लेकिन अगर उसकी आपको फेयर वैल्यू दी होती थी तो हम एक्विजिशन डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे ले आते थे। क्या एंट्री करके? ब्रांड डेबिट सरप्लस क्रेडिट कितने से? सारी अमाउंट से, सारा ही डिफरेंस बन जाएगा, उनको कैरिंग अमाउंट जीरो। और देन फिर अगर उसकी कोई लाइफ आपको दी हो तो आप उसे अमोर्टाइज करते थे फ्रॉम एक्विजिशन डेट टिल कंसोलिडेशन डेट। लेकिन कभी कभी आपने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं जिनमें इनडेफिनेट लाइफ पे ही होती है, तो फिर डेफिनेटली हमने अमोर्टाइज नहीं किया। लेकिन इवन देन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हमने एक्विजिशन डेट पे रिवैल्यू करके फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। ये कहाँ नहीं होता लेकिन कहाँ आ जाता है? सेपरेट बुक्स में नहीं होगा क्योंकि अलाउड नहीं रिकॉर्ड करना, और कंसोलिडेशन में फिर आ जाता है। ठीक है, एक तो एग्जांपल एसेट की होगी। इसी तरह भी एक एग्जांपल अभी पढ़ते हैं, एक वैसे IAS 38 की आगे और लिखी हुई है लेकिन उसकी बजाय कंटिंजेंट लायबिलिटीज एमएल है। कंटिंजेंट लायबिलिटी सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कैरिंग अमाउंट बताएं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? इस अमाउंट में एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा था। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या हुआ होगा? डिस्क्लोजर हुआ होगा एज पर IAS 37 in separate financial statements. Once again, contingent liability is not allowed to be recognized as a liability in separate financial statements. It can only be disclosed unless वही होता है। So what will be the carrying amount of this contingent liability? Zero. लेकिन अगर इसकी भी फेयर वैल्यू मिल जाए तो कंसोलिडेशन अब एप्लीकेबल हो गई है। IAS 37 से निकल के कंसोलिडेशन में आ गए। ब्रांड जब बात होती है इंटरनली जनरेटेड, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होगी तो IAS 38 है उसका, लेकिन कंसोलिडेशन में हम आ जाएंगे तो फिर IFRS 3 IFRS 10 एप्लीकेबल होता है।